हेलो दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल दक्षिणा क्लासेस पे। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, इससे पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मिरर फार्मूला को पढ़ें और इस पर्टिकुलर वीडियो में रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन क्या होती है, तो हेडिंग दे दीजिए रिफ्रैक्शन। जैसे हम लोग पढ़े रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि जिस मीडियम से रे आती थी, रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी मीडियम में वापस चली जाती थी, मतलब मीडियम चेंज नहीं होता था। लेकिन रिफ्रैक्शन में सबसे पहले क्या होता है कि मीडियम चेंज हो जाता है। मीडियम चेंज यानी जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम के तरफ जाएगी तो क्या होगा, उसमें बेंडिंग होगा। तो रिफ्रैक्शन एक प्रकार का क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट है। बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट किस प्रकार से बेंड करता है। तो सबसे पहले दो मीडियम होते हैं, एक होते हैं रेयर मीडियम, रेयर मीडियम जिसको हम लोग विरल माध्यम भी कहते हैं, और दूसरा होता है मेरा डेंसर मीडियम। जिसको सघन माध्यम भी कहा जाता है। जब रे, मान लीजिए यह बाउंड्री है जो एक मीडियम को दूसरे मीडियम से क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। इसमें भी यह बाउंड्री है जो एक मीडियम को दूसरे मीडियम से क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। तो जब रे एक मीडियम से, मान लीजिए कि मीडियम ये है 1 और यह मीडियम 2, यह क्या है, रेयर मीडियम, यानी M1 जो है यह रेयर है और M2 क्या है, डेंसर है। जब रे रेयर मीडियम से ऐसे आई, आने के बाद जैसे इसका नॉर्मल हो जाएगा, यहाँ पर नॉर्मल मतलब सरफेस से 90 डिग्री बनाते हुए एक रे, यानी एक लाइन जो सरफेस से 90 डिग्री बनाएगी वह कहलाएगी सरफेस का नॉर्मल। एक ये रे है जो नॉर्मल से आई एंगल बनाते हुए इस सरफेस पे क्या हुई, ये फॉल की। लेकिन जैसे कहने का मेरा मतलब ये है, यदि यह सरफेस नहीं होता और मीडियम चेंज नहीं हुआ होता तो यह जो रे आई है वह कुछ इस प्रकार से वापस चली जाती, इस प्रकार से जाती। लेकिन यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया, यह मीडियम 1 है, यह मीडियम 2 है। तो मीडियम को चेंज होने की वजह से, चूँकि मीडियम 1 क्या है, रेयर मीडियम है, और मीडियम 2 क्या है, डेंसर मीडियम है, तो यह क्या हो जाएगी, बेंड कर जाएगी। किसके तरफ, तो यह बेंड करेगी टुवार्ड्स द नॉर्मल, टुवार्ड्स द नॉर्मल। यह मेरा बेंड किया हुआ रे है। तो जो एंगल बनेगा यहाँ पर, यह कहलाएगा रिफ्रैक्टेड एंगल। यहाँ पर आई जो है यह है इंसिडेंट एंगल और आर क्या है, आर है रिफ्रैक्टेड एंगल। रिफ्रैक्टेड एंगल यहाँ पर देखें क्या, और यह पहला रूल भी है कि जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के तरफ आएगी तो यह टुवार्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के तरफ क्या हो जाएगी, बेंड कर जाएगी। मतलब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। दूसरा मेरा यहाँ पर केस है कि इस केस में लाइट क्या हो जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है। इसमें किधर जा रही है, डेंसर टू रेयर। यह सरफेस से परपेंडिकुलर है जो 90 डिग्री पे है, यहाँ पर यह इसका नॉर्मल है। एक रे ऑफ लाइट है, यानी यहाँ पर मीडियम मान लेते हैं M1 या मान लेते हैं M2। यह इंसिडेंस रे है। यदि ऐसा नहीं होता, मीडियम चेंज नहीं हुआ होता, तो यह कुछ इस प्रकार से वापस चली जाती। लेकिन ऐसा तो है नहीं, इसको हम पीछे की तरफ भी मिला दिए, क्योंकि यहाँ पर मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है।
लाइट किधर जा रहा है, डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम के तरफ। तो रेरर मीडियम के तरफ जाएगा तो यह रे आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा। मतलब जब रेरर से डेंसर में जाएगा तो टुवार्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेरर के तरफ जाएगा तो यह होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यह एंगल आई है और यह एंगल आर है, और यहाँ पर एंगल आई छोटा हो जाएगा किससे, एंगल आर से। यह हुआ रिफ्रैक्शन। जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम की तरफ जब जाती है तो उसमें एक चीज़ जो है वह चेंज नहीं होता है, और वह है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, और फ्रीक्वेंसी के ऊपर निर्भर करता है क्या, तो कलर, और क्या निर्भर करता है, तो यह निर्भर करता है लाइट। देखिए जब रेरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाएंगे तो रे ऑफ लाइट टुवार्ड्स द नॉर्मल, और जब डेंसर से रेरर की तरफ जाएंगे तो ये जो लाइट है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। ये हुआ रिफ्रैक्शन का पहला फिनोमेना। जैसे रिफ्रैक्शन को समझाने के लिए यह कितना बेंड करेगी, जैसे यह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, तो इसको बताने के लिए आया था स्नेल्स लॉ। तो इस स्नेल्स लॉ को मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, तो हेडिंग दे दीजिए स्नेल्स लॉ। आपको जो इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट कर लीजिएगा, हम इसको इरेज करते हैं। जैसे हम लोग अभी पढ़ें कि जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम की तरफ जाती है तो वह बेंड करती है। तो रिफ्रैक्शन जो होता है कितना डिग्री तक होता है, यह स्नेल्स भाई साहब बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद यह एक रिलेशनशिप को फाइंड किए थे। जैसे स्नेल्स लॉ को हेडिंग देने के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या करता है, यह रिलेशनशिप को डिटरमाइन करता है, रिलेशनशिप को डिटरमाइन करता है किसके, कहाँ से कहाँ तक, तो रेरर मीडियम को यानी इंसिडेंस एंगल को रिफ्रैक्टेड एंगल के साथ, इंसिडेंट एंगल को किसके साथ, तो रिफ्रैक्टेड एंगल के साथ, रिफ्रैक्टेड एंगल के साथ यह रिलेशनशिप दिखाता है। जैसे मान लीजिए यह एक मेरा सरफेस है, और यहाँ पर जब लाइट यहाँ से आया और यह इसका नॉर्मल है, यह इसका कुछ ना कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, यह एंगल ऑफ इंसिडेंस है। उसी तरह से दूसरा एक्सपेरिमेंट में जैसे मान लेते हैं यह इसका नॉर्मल है, यह एंगल ऑफ इंसिडेंस है I1, और यह कुछ ऐसा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन I2। उसी प्रकार से स्नेल्स भाई साहब और भी एक्सपेरिमेंट किए होंगे, इसी प्रकार हम लेते जा रहे हैं। यह एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 ले लेते हैं और यह R2 ले लेते हैं। यह सब I2 R1 या I1 R1 I2 R2 आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। तो वह एक रिलेशनशिप फाइंड किए और बोले कि साइन ऑफ एंगल I बाई साइन ऑफ एंगल R इक्वल रहेगा किसका, तो साइन ऑफ एंगल I1 बाई साइन ऑफ एंगल R1, और यह इक्वल रहेगा किसका, तो साइन ऑफ एंगल I2 बाई साइन ऑफ एंगल R2। और यह सभी का रिलेशन यानी यह सभी का रेशियो जो है, यह रेशियो कांस्टेंट रहेगा। और यही कांस्टेंट किसके बराबर रहेगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर रहेगा। स्नेल्स बताएं क्या, स्नेल्स बताएं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग है, लेकिन उसका जो रेशियो है यह तीनों एक्सपेरिमेंट में वह क्या किए, सेम फाइंड किए। तो स्नेल्स लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का साइन के टर्म में वैल्यू देते हैं, वैल्यू दिए और बोले कि यह जो रेशियो है यह कांस्टेंट है। नेक्स्ट मेरा हेडिंग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट मेरा हेडिंग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली कंपेयर करता है कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाएगी तो कितना हद तक, कितना लेवल तक उसका स्पीड क्या होगा, कम होगा। तो यह क्या करता है, कंपेयर करता है। कंपेयर करता है क्या, कि जब लाइट एक मीडियम से किधर जाएगी, दूसरे मीडियम के तरफ जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कितना लेवल तक कम होगा। ऐसे मान के चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर किया जाता है किसके साथ, तो ऑप्टिकल डेंसिटी के साथ। ऑप्टिकल डेंसिटी यानी ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर करेगा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। जैसे इस बात को समझते हैं, मान लीजिए कि डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है। जब डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, इसका मतलब, डेंसिटी कहने का मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी जब ज़्यादा रहेगा तो यह, इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या तो म्यू से नहीं तो न्यू से इंडिकेट किया जाता है। यदि डेंसिटी ज़्यादा है इसका मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। अच्छा, जब डेंसिटी ज़्यादा है इसका मतलब लाइट का स्पीड, लाइट को ट्रैवल करने में क्या हो जाएगा, उतना ही परेशानी होगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आप बाइक चला रहे हैं और ट्रैफिक ज़्यादा है तो आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्या पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसी के कंपेयर में ऐसा मान लेते हैं कि आप बाइक चला रहे हैं और पूरा क्या है, खाली है, तो स्पीड आपका क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा। जैसे यदि डेंसिटी ज़्यादा है इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि डेंसिटी ज़्यादा कहने का मतलब कि उस पर्टिकुलर मीडियम में वेलोसिटी जो है लाइट का क्या रहेगा, कम रहेगा। इसका दूसरा चीज़ ऐसे है, मान लीजिए कि डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम है। डेंसिटी कम कहने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। जब डेंसिटी कम कहने का क्या मतलब है कि मेरा वेलोसिटी उस मीडियम में क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब एक क्वांटिटी ज़्यादा है तो दूसरा क्वांटिटी क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो वेलोसिटी मेरा क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। मान लीजिए कि यह एक बाउंड्री है जो सेपरेट कर रहा है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जा रहा है, μ1 है। इसका मतलब इसका वेलोसिटी v1 रहेगा और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है और इसका वेलोसिटी क्या रहेगा, v2 रहेगा। तो जैसे जब रे ऑफ लाइट इस मीडियम से इस मीडियम के तरफ जाएगा तो जाने में क्या होगा, जैसे इस चीज़ को देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, वेलोसिटी का। उसी प्रकार से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा वेलोसिटी 2 का। जब इन दोनों को आपस में कंबाइंड करेंगे तो यह हो जाएगा μ1/μ2 और वेलोसिटी ऊपर वाला का यानी μ1 का ये वेलोसिटी हो जाएगा नीचे और μ2 का वेलोसिटी कहाँ चल जाएगा, ये चल जाएगा ऊपर। और यही मेरा निकलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यह कंपेयर करके हमको देता है कि एक मीडियम के कंपेयर में दूसरा मीडियम में वेलोसिटी कितना कम है। इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ऐसे लिख देते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, यानी 1 का किसके रिस्पेक्ट में, 2 के रिस्पेक्ट में। और यह है क्या, तो यह है v2/v1, ये हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो प्रकार के होता है, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब एक मीडियम मेरा क्या हो जाता है, वैक्यूम रहेगा पर्टिकुलर, एक मीडियम वैक्यूम है, तो उससे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वह कहलाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जब अदर देन वैक्यूम कोई मीडियम है जिसमें कोई दोनों में से कोई मीडियम वैक्यूम नहीं है, इसका मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वह मेरा कहलाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट और उसके बाद लेंस से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट रहेंगे और इमेज फॉर्मेशन। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।